हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिविडेंड डिसीजन। बच्चों, ये डिविडेंड डिसीजन का पार्ट 2 है। इससे पहले मैं आपको समझा चुकी हूँ व्हाट इज डिविडेंड। डिविडेंड पॉलिसी में हमारे दो तरह के मॉडल होते हैं, एक रेलेवेंस थ्योरी वाले मॉडल, एक इररेलेवेंस थ्योरी वाले मॉडल। इररेलेवेंस थ्योरी में हमारे पास एक ही मॉडल है, मोदी, गिलानी एंड मिलर्स मॉडल, जिसको हम MM अप्रोच भी बोलते हैं। और रेलेवेंस थ्योरी में हमारे पास दो मॉडल है, वॉल्टर और गॉर्डन का मॉडल। फिर मैंने डिटेल में बात की थी वॉल्टर मॉडल की, पार्ट 1 में। यू कैन गो एंड चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर आपको वॉल्टर मॉडल बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से समझना है, विद फॉर्मूला, विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सो यू कैन गो एंड वॉच इट। अब बात करते हैं गॉर्डन मॉडल की। इस वीडियो में हम समझेंगे गॉर्डन मॉडल क्या होता है। देखो बच्चों, गॉर्डन मॉडल जो है वो मायरन गॉर्डन ने दिया था। किसी भी मॉडल को आप पढ़ते हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड थ्री थिंग्स, कि उस मॉडल का कंसेप्ट क्या है, पहली चीज। दूसरी, उस मॉडल की अजम्पशंस क्या है, उस मॉडल की क्रिटिसिज्म क्या है। ठीक है, ये तीन चीज आपको किसी भी मॉडल में समझनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गॉर्डन मॉडल की। इसको दो नामों से जाना जाता है, डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल और डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। एक बार नेट के एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, उन्होंने बोला डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल इज नोन एज, और ऑप्शन में वॉल्टर, गॉर्डन, MM इस तरह के ऑप्शंस दिए हुए थे। तो यू हैव टू रिमेंबर गॉर्डन मॉडल इज आल्सो कॉल्ड डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल एंड डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। ठीक है, नाम हो गया, किसने दिया था ये समझ आ गया। अब हम बात करते हैं किसी भी मॉडल की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एजम्पशन। बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, डायरेक्ट FM के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर के मॉडल की एजम्पशंस थे, डिविडेंड की जो डिविडेंड पॉलिसीज के ऊपर जो मॉडल बने हैं उनकी एजम्पशन से। तो आपको ये एजम्पशंस बाय हार्ट लर्न करनी है। तो पहली एजम्पशन क्या है, ऑल द फर्म्स आर इक्विटी फर्म्स, मतलब ना हम इसमें कोई भी, नो डेट इज यूज। तो वो घुमा के क्वेश्चन दे सकते हैं कि कौन से मॉडल में डेट का इस्तेमाल नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन में आपको दे देंगे बहुत सारे मॉडल्स, तो कई मॉडल्स हैं जिनमें डेट का इस्तेमाल नहीं होता है, जिनमें से एक गॉर्डन मॉडल भी है। दूसरा है हमारा देयर इज नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। हमारा जो ये है मॉडल है वो किसके ऊपर डिपेंड है, रिटेन्ड अर्निंग्स के ऊपर डिपेंड है। मतलब अगर हमें अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए पैसा लगाना है, इन्वेस्ट करने के लिए पैसा लगाना है, तो वी विल ऑलवेज गो फॉर इंटरनल फाइनेंसिंग, वी विल नॉट स्विच टू एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। हम बाहर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के पास नहीं जाएंगे, जो पैसा लगाएंगे वो अपनी रिटेन्ड अर्निंग से लगाएंगे। ये एज्यूम किया गया था मायरन गॉर्डन द्वारा। दूसरा, कांस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न रहेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट रहेगी। देखो ये जो आपकी एजम्पशंस है ऑलमोस्ट वॉल्टर मॉडल से मिलती जुलती है। परपेचुअल अर्निंग रहेगी, इनफाइनाइट लाइफ है फर्म की, लंबे समय तक फर्म टिकेगी, लंबे समय तक पैसा कमाएगी, नो टैक्सेस। कांस्टेंट रिटेंशन। देखो बच्चों, एक आपकी होती है रिटेंशन रेशियो, एक होती है पे आउट रेशियो। मान लो आपके पास जो भी पैसा है, जो पैसा आप बांटते हो डिविडेंड की फॉर्म में, जो पैसा आप बांटते हो डिविडेंड की फॉर्म में, जिस रेशो में आप बांटते हो उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड पे आउट रेशो। और जो पैसा आप अपने पास रिटेन करके रखते हो, उसको जिस रेशो में आप रिटेन करके रखते हो उसको हम क्या बोलते हैं, रिटेंशन रेशो। आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो दोगे तो डिविडेंड पे आउट रेशो में, रखोगे तो रिटेंशन पे आउट रेशो में। तो रिटेंशन पे आउट रेशो भी हमारी क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है। ठीक है, अब जो रिटेंशन रेशो निकालने का एक फॉर्मूला होता है, G=BR। ये क्या है बेटा, ये ग्रोथ निकालने का भी फॉर्मूला है। ग्रोथ B जो है वो रिप्रेजेंट करता है रिटेंशन रेशियो को। तो मान लो अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया हो कि आपकी पे आउट रेशो निकालनी है, आपको ग्रोथ गिवन है और आपको रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, तो आप कैसे निकालोगे, G=BR के फॉर्मूले से। तो R इज रेट ऑफ रिटर्न, G स्टैंड्स फॉर ग्रोथ एंड B स्टैंड्स फॉर रिटेंशन रेशो। और हमारी पे आउट रेशो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो आपके पास 100 रुपए थे, मान लो यू हैव 100 रुपीज, 100 में से आपने 20 दे दिए, बचे कितने, 80। तो आपने जो है रिटेंशन रेशियो में से आपने अपना जो भी है माइनस किया, जितना भी आपके पास टोटल है, तो आपका क्या निकल के आएगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो। चलो ये तो दूसरी बातें हैं। तो आपको यहाँ पे एजम्पशंस के ऊपर ध्यान देना है, इक्विटी फर्म है, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की तरफ नहीं जाएंगे, कांस्टेंट रिटर्न है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट है, परपेचुअल अर्निंग जो है वो होती है, नो टैक्सेस। और एक चीज और, कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन ग्रोथ रेट। अब ये क्यों होता है, क्योंकि मायरन गॉर्डन ने इसको एज्यूम किया था। अब वो क्यों एज्यूम किया था वो हम आगे समझेंगे। तो देखो, ये वॉल्टर मॉडल से बहुत सारी एजम्पशंस मिलती जुलती हैं। ये वाली एजम्पशंस ऑलमोस्ट हमारी क्या है, सेम है। इन दोनों एजम्पशंस के अलावा ऑलमोस्ट सारी एजम्पशंस हमारी वॉल्टर मॉडल से मिलती जुलती है। अब हम बात करते हैं, चलो एजम्पशंस हो गई, कंसेप्ट हो गया, अब हम बात करते हैं मेन कंसेप्ट की। गॉर्डन मॉडल ने क्या बोला, उन्होंने दो चीजें समझाई। वो चीजें क्या है कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो रिस्क एवर्स है। नाउ व्हाट इज रिस्क एवर्स, रिस्क एवर्स का मतलब है जो रिस्क लेने से डरते हैं, जो सोचते हैं कि चलो भैया हमें ना 10 रुपए दे दो महीने के, हमें नहीं चाहिए 100 रुपए, और उनका कोई भरोसा नहीं है मिले ना मिले। तो रिस्क एवर्स वो होते हैं इन्वेस्टर जो रिस्क लेने से डरते हैं, वो सर्टेन रिटर्न को प्रेफर करते हैं, फिक्स्ड रिटर्न को प्रेफर करते हैं, रेदर देन गोइंग फॉर एक्साइटिंग अनसर्टेन रिटर्न। दूसरी चीज गॉर्डन ने बोली कि अगर
मान लो जो हमारे इन्वेस्टर हैं वो फ्यूचर में पैसा लेंगे तो वो क्या मांगेंगे, उसके लिए प्रीमियम मांगेंगे, ठीक है। वो क्या मांगेंगे, उसके लिए प्रीमियम मांगेंगे, दे विल आस्क फॉर द प्रीमियम। अब ऐसा क्यों है, मैं आपको बोलती हूँ अभी 100 रुपए ले लो, फ्यूचर में 100 रुपए ले लो, ऑब्वियसली यू विल गो फॉर 100, नो। अगर मैं आपको बोलूँ आज आप 100 ले लो, फ्यूचर में मैं आपको 500 दे दूंगी, तो यू विल थिंक अबाउट इट कि हाँ फ्यूचर में ज्यादा मिल रहे हैं, बट लेकिन उनकी सोच यही रहती है कि हम जो है रिस्क एवर्स है, हमें सर्टेन रिटर्न्स की तरफ ही जाना है। अगर बाई चांस उनमें से कोई निकलता भी है अनसर्टेन रिटर्न के लिए, तो दे विल ऑलवेज आस्क द प्रीमियम, हमेशा वो डिस्काउंटिंग का इस्तेमाल करवाएंगे। अब डिस्काउंटिंग क्या है, ये मैंने कैपिटल बजटिंग वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है, कल जो पैसा आपको मिलने वाला है, फ्यूचर में मनी जो आपको मिलने वाला है, आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। फ्यूचर में मुझे 500 रुपए मिलने वाले हैं, आज उसकी कीमत क्या है, तो उसके लिए हम डिस्काउंटिंग करते हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो गॉर्डन मॉडल ने क्या एज्यूम किया, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो रिस्क एवर्स है, वो रिस्क की तरफ कम जाते हैं। दूसरा उन्होंने बोला कि जो इन्वेस्टर है दे विल गो फॉर करंट डिविडेंड। ये मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाती हूँ तो यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। So investors are risk averse, not willing to take risk, prefer certain return to uncertain return. अगर वो लेते हैं तो they will put a premium on certain return and discount on the uncertain return। मतलब कि अगर वो लेते भी है तो वो प्रीमियम डालेंगे certain return पे, otherwise they'll use the discount। They will prefer current return to avoid risk। तो रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या बोल रहे हैं कि भाई वो करंट डिविडेंड में जाएंगे, फ्यूचर में भरोसा नहीं है, मिले ना मिले। तो कंपनी अगर अपनी अर्निंग्स को रिटेन करती है तो जो वो फ्यूचर में डिविडेंड एक्सपेक्ट करेंगे जो कि अनसर्टेन है, तो वो डिस्काउंट करवाएंगे। इन्वेस्टर वो डिस्काउंटेड डिस्काउंट क्यों करवाएंगे, क्योंकि आज पैसे की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती रहती है फ्यूचर में। पहले जो आपको 10 रुपए मिलते थे आज उसकी वैल्यू वो नहीं है, पहले जो आपको 1 रुपया मिलता था आज उसकी वैल्यू वो रही नहीं है। सो व्हाट दे डू इज आइदर दे आस्क फॉर प्रीमियम और दे विल प्रेफर फॉर करंट डिविडेंड, ठीक है। तो जैसे देखो यही चीज यहाँ पे बोली गई है गॉर्डन ने कि इन्वेस्टर प्रेफर अ करंट डिविडेंड बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन, फ्यूचर का नहीं बढ़ा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इस मॉडल को बर्ड इन हैंड अप्रोच भी बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन एक बार प्रीवियस ईयर में आया था। क्योंकि देखो उन्होंने बोला कि एक चिड़िया आपके हाथ में है और 2 चिड़िया ऐसे ही झाड़ियों में पड़ी है, तो आप किसको प्रेफर करोगे, जो आपके हाथ में है। तो अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन 2 इन बुश। मतलब एक आपको बोल रहे हैं कि अभी मैं आपको हाथ में चिड़िया में सॉरी आपके हाथ में आई एम गिविंग यू समथिंग, और एक आपको बोल रहे हैं कि वहां से झाड़ियों से उठा के आप यू कैन टेक देम। तो ये एक टाइप का सरकाजम है, ये एक्चुअली में दे डोंट मेंट इट। सो अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन द 2 इन द बुश। उसके बाद इन्वेस्टर जो है वो प्रीमियम देने के लिए भी तैयार है, दे आर रेडी टू पे मोर प्राइस, बट लेकिन उनको रेगुलर डिविडेंड चाहिए। दे आर रिस्क एवर्स, वो प्रीमियम देने के लिए तैयार है आज, बट लेकिन इन फ्यूचर दे विल वांट अ रेगुलर डिविडेंड। अगर नहीं मिलता है तो दे विल आस्क फॉर अ डिस्काउंट, सिंपल। इन्वेस्टर वांट टू पे लेस प्राइस फॉर द शेयर्स दैट डोंट प्रोवाइड रेगुलर डिविडेंड। मतलब जो फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है उसके लिए वो कम प्रेफरेंस देते हैं, प्रेफरेंस भी देते हैं तो वो दे प्रेफर कि कम प्राइस में आ जाए। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर गॉर्डन, डिविडेंड पॉलिसी ऑलमोस्ट ऑलवेज अफेक्ट द वैल्यू ऑफ फर्म। ही शोड दैट डिविडेंड policy can be used to maximize the wealth of the shareholders. The main proposition of this model is that the value of share reflects the value of future dividend। मतलब कि जो आज हमें शेयर की वैल्यू है उसके हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे फ्यूचर में डिविडेंड की क्या वैल्यू होगी। तो जो डिविडेंड पेमेंट है, जो ग्रोथ है, वो रेलेवेंट होता है शेयर वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए। शेयर मार्केट प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं हमारी डिस्काउंटेड वैल्यू के इक्वल होती है। मतलब शेयर, देखो मैं आपको सिंपल शब्दों में बताती हूँ, शेयर प्राइस जो है वो कैसे डिसाइड होगा। जो कल पैसा आपको मिलने वाला है आज उसकी कीमत क्या है, मतलब फ्यूचर में जो मार्केट वैल्यू है उसी की वजह से आपका मार्केट प्राइस क्या होगा, कहीं ना कहीं डिसाइड होगा। तो इसको बर्ड इन हैंड अप्रोच भी बोलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो आज का डिविडेंड प्रेफर करते हैं, फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे गॉर्डन मॉडल ने बोला। तो गॉर्डन मॉडल ने एक फॉर्मूला दिया था, दिस फॉर्मूला, इट इज़ वेरी सिंपल फॉर्मूला, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला है, E1 अपॉन B अपॉन के ई इंटू के
K इंटू बी आर, ये आपका फॉर्मूला है, ये P। अब ये क्या है, P आप स्टैंड फॉर मार्केट प्राइस, आपको अपने शेयर का मार्केट प्राइस निकालना है। ये आपको E क्या है, अर्निंग पर शेयर आपको दे रखी है। ये जो आपका R है वो रेट ऑफ रिटर्न है, R इज योर रेट ऑफ रिटर्न। B इज योर रिटेंशन रेशियो, B रिप्रेजेंट फॉर रिटेंशन रेशियो, जी इज योर ग्रोथ रेट। और ये जो 1 माइनस बी है वो क्या होती है, आपकी पे आउट रेशियो। मैंने आपको बताया था पे आउट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस बी। तो देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लगेगा यार पता नहीं क्या ही दे दिया। मैं आपको इसका एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ तो शायद आपको अच्छे से समझ आ जाए। वी डोंट हैव स्पेस हियर सो आई हैव टू डू इट हियर ओनली। सी, आपको एक मान लो एक नॉर्मल फर्म है, उसका रेट ऑफ रिटर्न है 0.15, ठीक है। और मान लो 0.15 उसका रेट ऑफ रिटर्न है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल मान लो उसकी 0.10 है, और अर्निंग पर शेयर ₹10 है, ठीक है। अब आपको डीपी रेशो, अब यहाँ पे हम देखते हैं डिविडेंड पे आउट रेशो कितनी दी हुई है, 40, 60 एंड 90। और रिटेंशन रेशो आपको कितनी दी हुई है, रिटेंशन रेशो है 60। यहाँ पे देखो 100 में से 40 माइनस करोगे 60 आएगा, यहाँ पे 40 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 10% आएगा, ठीक है। तो हम 100 में से अगर 40 माइनस करेंगे तो 60 आएगा। तो ये डिविडेंड पे आउट रेशो आपको दी हुई है, ये रिटेंशन रेशो आपको दी हुई है, और आपको बोला हुआ है मार्केट प्राइस निकालो। तो मार्केट प्राइस निकालने का आपका देखो सिंपल सा है, हमारा फॉर्मूला E, यहाँ पे 1 माइनस बी अपॉन में KE माइनस BR, ये फॉर्मूला है हमारा। हम इसको पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर की वैल्यू कितनी है, 10। यहाँ पे आपका ये देखो ये 60 है, रिटेंशन रेशियो कितना है आपका 60 है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा 0.60, ये हमारा कितना हो जाएगा 0.60। सो लेट मी राइट इट हियर 0.60। इसके बाद हमारा नेक्स्ट करते हैं KE, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी दी हुई है, 10% है, इसको मैंने पहले ही 0.10 मान लिया। उसके बाद हमारा ये क्या कहते हैं, रिटेंशन रेशियो, तो ये आपका कितना दिया हुआ है, इसको हम कैसे, अब देखो बात हो गई BR कैसे निकालते हैं। मेन BR का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है, G इज इक्वल टू, बेसिकली इसको ग्रोथ रेट भी बोलते हैं। आप यहाँ पे KE माइनस G भी लिख सकते हो। BR जो है, एक मैंने आपको चीज बताई थी स्टार्टिंग में, G इज इक्वल टू BR, तो ये ग्रोथ रेट होता है। तो ग्रोथ रेट हमारा कैसे निकलता है, B इंटू आर। B यहाँ पे कितना गिवन है हमारा, लेट्स गो फॉर BB, रिटेंशन रेशियो कितना गिवन है 60, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 0.6। रेट ऑफ रिटर्न हमारा कितना है, रेट ऑफ रिटर्न है 0.15, ठीक है, ये हमारा रेट ऑफ रिटर्न है। अब 15 6 जा आई गेस 90 होता है, तो ये 6 5 जा हमारा कितना हो जाएगा 30 90। तो अब हम इसमें डेसिमल लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.090, इस तरीके से आप लिख सकते हो, या फिर इसको इस तरीके से भी छोड़ सकते हो। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 0.09, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ हमारा पूरा जो है ये इस तरीके से सॉल्व होगा। 100 यहाँ पे 1 आएगा, एंड देन 100 यहाँ पे आ जाएगा, 100 माइनस 60 आ जाएगा 40 अपॉन में 100। तो ये हमारा यहाँ से आई एम सॉल्व, मैं अपने मन में ही सॉल्व कर रही हूँ, आप अपनी नोटबुक में भी सॉल्व कर सकते हो ताकि मेरा आंसर आ जाए। तो ये ऊपर हमारा क्या बचेगा 4 बचेगा, नीचे 0.10 में से 0.09 माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा 0.10 में से 0.9 0.01, यहाँ से उठाएंगे ये कट गया, यहाँ से 4 इंटू 100 400। देखो थोड़ा सा लगा डिफिकल्ट कैलकुलेशन करने में, पर क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो इसमें हमें क्या गिवन था बच्चों, मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ जिनको समझ में नहीं आया जल्दी से। रेट ऑफ रिटर्न गिवन था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन था, अर्निंग पर शेयर गिवन था, डिविडेंड पे आउट रेशियो ये है, रिटेंशन रेशियो ये है मान लो। तो मैं आपको 3 केसेस बताने वाली हूँ, इसलिए मैंने ये ABC फॉर्म में लिखा हुआ है। तो पहले केस में हमारी क्या थी 40-60 थी डिविडेंड पे आउट रेशियो और ये रिटेंशन रेशियो। तो मैंने बस क्या किया, पुट कर दिया, अर्निंग क्या है, रिटेंशन रेशियो क्या है, बस इसमें BR में आपको क्या करना होता है, ग्रोथ इंटू BR, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया 400 हो गया। तो मैं अभी आपको बाकी के 2 केस भी बताऊंगी, बस मैं आपको सॉल्व करना बता रही थी। अभी एक सेकेंड मैं इसलिए बताऊंगी, देखो ये इसकी जो अजम्पशन है गॉर्डन मॉडल की, वो वॉल्टर मॉडल से बहुत ज़्यादा मिलती है। वो क्या बोलते हैं कि आपकी मार्केट वैल्यू
इंक्रीज होगी, पी इंक्रीज होगी विद रिटेंशन रेशियो बी। मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इंक्रीजेज विद रिटेंशन रेशियो बी फॉर फर्म्स विद ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। तो वो ये बोल रहे हैं कि आपके पास अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है और आप रिटेन करके रखोगे तो आपकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज होगी, जैसे वॉल्टर ने बोला था, इन्होंने साफ साफ लिख रखा है वॉल्टर मॉडल की तरह है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मार्केट वैल्यू जो है पी की इंक्रीज होगी अगर आप पे आउट रेशियो बढ़ाते हो डिविडेंड, जो डिक्लाइनिंग फॉर्म है। जिसने वॉल्टर मॉडल नहीं देखा उसको ये समझ में नहीं आएगा। देखो उन्होंने बोला कि अगर आपके पास रिटर्न ज्यादा है, आपके पास रिटेन्ड अर्निंग ज्यादा है और आपके पास एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो पैसा आप क्या करो, ज्यादा से ज्यादा रिटेन करके रखो। इनको हम ग्रोथ फर्म्स बोलते हैं। उन्होंने बोला अगर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा आ रही है तो आप क्या करो, पैसा बांट दो, सारा का सारा पैसा क्या करो, बांट दो, पे आउट कर दो। फिर उन्होंने बोला कि मार्केट वैल्यू इफेक्ट नहीं होती, आर इज इक्वल टू के। अब वो क्यों, देखो अब यहाँ पे जो फर्स्ट केस मैंने आपको समझाया था, फर्स्ट केस में मैंने क्या बताया था आपको कि हमारा जो ये कहाँ पे गया, ये हमारा अर्निंग पर शेयर इसमें कितना है 10 है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा कितना है 10 और रिटर्न 10। तो अब मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे जो हमारा ये रेट है, रेट ऑफ रिटर्न है, इसको भी 10 मान लेती हूँ। तो ये कौन सा वाला केस हो जाएगा, आर इज इक्वल टू के। ये चीज याद रखना बच्चों, जब हमारा रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा था, रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा था तो हमने क्या किया था, पे आउट रेशियो को क्या माना था, 10 माना था। अच्छा आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, मैं आपको थोड़ा सा आराम आराम से समझाती हूँ। ये देखो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपका अगर रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होता है आपका, तो आप क्या करो, सारा का सारा पैसा आप अपने पास डिवाइड करके रखो, ठीक है, अपने पास रखो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी मार्केट वैल्यू डाउन जाएगी। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी मार्केट वैल्यू अप जाएगी। आपका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है तो व्हाट यू हैव टू डू इज, देखो यहाँ पे मैंने आपको डिवाइड करके भी बताया था कि आपकी रिटेंशन रेशियो कितनी है, आपकी पे आउट रेशियो कितनी है। मैं आपको एक केस और बता देती हूँ। देखो दूसरे केस में हम मान के चलते हैं हमारी डिविडेंड पे आउट रेशियो है 60% और रिटेंशन रेशियो है 40%। अब इसमें बच्चों हम मान के चलते हैं हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 0.10 है और हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी 0.10 है। रेट ऑफ रिटर्न, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अर्निंग पर शेयर हम मान लेते हैं, हम चलो 10 ही दे रहे हैं। और अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अर्निंग पर शेयर कितनी है 10। अब ऊपर हमें क्या लिखना है 1 माइनस बी। तो 1 क्या है हमारा, 1 जो है 1 ही रहेगा। बी यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारी क्या है पे आउट रेशियो, ये हमारा क्या है, हमारा ये रिटेंशन रेशियो। तो पी हमारा क्या होता है रिटेंशन रेशियो, बी हमारा क्या होता है रिटेंशन रेशियो। तो ये हमारा क्या हो गया 0.40 या 0.4, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको आगे सॉल्व कर देंगे। नीचे हमारा क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस, अब बी आर कैसे निकालते हैं, जी इज इक्वल टू बी आर। अब यहाँ पे हमारा ग्रोथ रेट है, अब बी इंटू आर, ठीक है। तो ये इसमें भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 0 पॉइंट हमारा जो भी है बी 40% है, 4 इंटू में कितना हमारा 0.10। तो हमारा आंसर जो भी हमारा आंसर आएगा 0.04 ही आएगा। इसका आंसर भी यहाँ पे लिख देंगे और पूरे क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे पहले क्वेश्चन की तरह। ऐसे ही अगर मैं आपको सी पार्ट समझाती हूँ तो जो प्रीवियस ईयर है बच्चों, आपका प्रीवियस ईयर में सीधा आपको क्वेश्चन दे देंगे, आपको अर्निंग दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे और आपसे बोलेंगे इनका आंसर क्या है, या फिर इनमें से एक वैल्यू को वो मिस कर देंगे और मार्केट वैल्यू दे देंगे एंड दे विल आस्क यू कि आप कैसे निकालोगे। तो आपको दिमाग लगाना है कि आप कैसे निकालने वाले हो, ठीक है। अब ये हमारा गॉर्डन मॉडल था। अगर मैं इसको सम अप करूं तो सम अप करने में ये समझ आएगा कि इन्होंने बोला इन्वेस्टर्स हमारे रिस्क एवर्स हैं, वो सर्टेन डिविडेंड के लिए जाएंगे, अगर वो फ्यूचर डिविडेंड के लिए जाते हैं तो वो डिस्काउंट करवाएंगे, रेगुलर डिविडेंड को प्रेफर करेंगे, ग्रोथ फर्म है तो आप जो बांटो, सॉरी ग्रोथ फर्म है तो आप अपने पास रखो, आपकी डिक्लाइनिंग फर्म है तो आप बांटो, और अगर आपकी इक्वल है तो आप यू कैन बी ईदर ऑफ, आप कुछ भी कर सकते हो जो आपका मन करे। ये हमारा सिंपल सा इसका फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला मेन है बच्चों आपका। जो वॉल्टर मॉडल का भी आपका फॉर्मूला था, वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला क्या था, डी अपॉन के। यहाँ पे हमारा क्या था, पूरा आप क्या कर लो, के से डिवाइड कर लो, प्लस आर डिवाइडेड बाय के ई माइनस डी। ये फॉर्मूला था हमारा वॉल्टर मॉडल का मार्केट वैल्यू निकालने के लिए। ये हमारा जो है इसका फॉर्मूला है गॉर्डन मॉडल का है। तो ये फॉर्मूला आपको याद करने हैं, के ई माइनस बी आर, ठीक है। ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जब मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व कराऊंगी तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको सॉल्व कराऊंगी, ठीक है।
अब हमारा मोदी गिलानी एंड मिलर मॉडल है। देखो सबसे पहले किसी भी मॉडल की हम अजप्शन करते हैं तो अजप्शन पे हमें क्या दे रखा है, हमें सिंपल बोल रखा है अजप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, परफेक्ट कैपिटल मार्केट होनी चाहिए, इन्वेस्टर हमारे रैशनल है, उनके पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, उनकी कोई फ्लोटेशन और ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, वो मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं, मतलब मार्केट हमारी क्या है, परफेक्ट है, टैक्सेस हमारे नहीं लग रहे हैं, कंपनी जो है वो कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉलो करती है, कोई रेट ऑफ रिटर्न में किसी में कुछ चेंज नहीं आता है, नो फ्यूचर प्रॉफिट्स की कोई अनसर्टेनिटी ही नहीं है, तो उन इन्वेस्टर को पता है उनको फ्यूचर प्रॉफिट मिल जाएगा। अब ये सब क्यों होता है, क्योंकि हम एज्यूम करके चलते हैं, कोई भी अजप्शन आपके पेपर में उठ के आ जाती है। तो एमएम अप्रोच में क्या बोला गया है, ये फ्रांसो मोदी गिलानी एंड मर्टन मिलर ने दी थी 1961 में, ठीक है। उन्होंने बोला कि डिविडेंड और हमारे क्या बोलते हैं, डिविडेंड और वैल्यू ऑफ फर्म का कोई लेना देना नहीं है। जो एक चीज़ वैल्यू ऑफ फर्म को अफेक्ट करती है वो है उसकी अर्निंग्स, उसकी अर्निंग, मतलब आपकी अगर अर्निंग अच्छी है, आपकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अच्छी है तो आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अच्छी नहीं है, आपकी अर्निंग्स अच्छी नहीं है तो आपकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो उन्होंने ये बोला, उन्होंने बोला कि कोई आप बांटो रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी अर्निंग्स अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके हाईलाइट करके बता देती हूँ। थ्योरी गोज अ स्टेप फर्दर एंड इलस्ट्रेट प्रैक्टिकल सिचुएशन वेयर डिविडेंड, उन्होंने बोला भैया डिविडेंड का कोई लेना देना नहीं है इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से, उन्होंने बोला कंपनी जो है वो डिविडेंड पे करती है, ठीक है, वो क्या करेंगे, इन्वेस्टर जो है अपने कैश फ्लो बनाने के काबिल होते हैं, इन्वेस्टर्स को ज़्यादा पैसा चाहिए, तो वो देखो सिंपल सी बात है, उनका कंसेप्ट क्या था कि इन्वेस्टर को अगर आप डिविडेंड नहीं दे रहे हो, मान लो अब ये एक केस मैं बताती हूँ, यहाँ पे इन्वेस्टर है, ये इन्वेस्टर है, मोदी गिलानी और मर्टन का क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये इन्वेस्टर है, अगर आप इसको पैसे दे दोगे, डिविडेंड दे दोगे तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, अगर आप इसको डिविडेंड नहीं भी दोगे और अगर इसको पैसा चाहिए होगा तो ये अपने शेयर्स को सेल करके अपना पैसा ले सकता है, मतलब कहीं ना कहीं से इसके पास पैसा आ ही जाएगा। तो ये डिविडेंड मिले ना मिले इसका वैल्यू के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि जो इन्वेस्टर है वो अपने कैश फ्लो जनरेट करने के काबिल होता है, अगर उनको पैसा चाहिए तो वो सेल कर देगा, कैपिटल गेन से पैसा कमा लेगा, इसको कैपिटल गेन ही तो बोलते हैं जो अपने शेयर सेल करते हैं। नहीं तो अगर आप उसको डिविडेंड दे रहे हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन्वेस्टर को जो पैसा चाहिए वो ले लेगा कैसे भी, या तो सेल करेगा या खुद करेगा, कुछ भी करेगा, उसके पास रिक्वायरमेंट होगी, जो हमारी वो होती है डिटरमाइन होती है वैल्यू, वो अर्निंग्स की वजह से होती है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि मिलर ने क्या बोला, whether a company pays a dividend or not, investor are enough to make their own cash flow, मतलब खुद ही वो पैसा जनरेट करने के काबिल होते हैं फ्रॉम द स्टॉक, डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ कैश। अगर इन्वेस्टर को जरूरत पड़ेगी, ही विल नीड मोर मनी देन द डिविडेंड, तो वो अपने शेयर का हिस्सा बेच देगा, ठीक है, अगर नहीं है तो फिर वो जो है अपने पैसे को कहीं और जो है इन्वेस्ट कर देगा। तो कहने का मतलब क्या है, डिविडेंड पॉलिसी का कोई लेना देना नहीं है, मेन जो पियोनियर है, मेन जो इम्पोर्टेंस रखता है पॉलिसी डिटरमाइन करने में, वो कौन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है। और ये जो थ्योरी है हमारी ये आर्बिट्रेज प्रोसेस के ऊपर भी डिपेंड करती है, आर्बिट्रेज प्रोसेस आई गेस मैंने आपको शेयर वाले उसमें समझाया है, कैपिटल स्ट्रक्चर वाली थ्योरी में, यू कैन गो एंड वॉच। अब हमारा इसका फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा P0 इंटू, अच्छा ये लिखा हुआ है फॉर्मूला, मैं यहीं से बता देती हूँ। P1 क्या है, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द पीरियड, P0 क्या है, एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड, 1 प्लस ये आपका क्या स्टैंड करता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और D1 क्या है, आपके डिविडेंड रिसीव्ड। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा सीधा आप फॉर्मूला पुट करके यू कैन टेक आउट द आंसर, ठीक है। अब अगला जो है बेटा हमारा वो है डिविडेंड पॉलिसी। तो डिविडेंड पॉलिसी कंपनी जो है वो अलग अलग डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करती है, कंपनी के ऊपर है कि वो कैसे डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करना चाहती है। देखो बच्चों, ये फॉर्मूले आपको 3 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद करके रखने हैं। दीज फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर देम। डिविडेंड पॉलिसी हमारी क्या होती है, 3 तरह की डिविडेंड पॉलिसी होती है, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी, रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी का मतलब क्या है कि जो आपके रिटर्न है वो स्टेबल है, कंपनी हर साल आपको पैसा देती है, ठीक है, हर साल अर्निंग्स अप हो डाउन हो आपको पैसा मिलेगा, यू विल गेट अ स्टेबल डिविडेंड। कंपनी चाहे डूब रही है फिर भी वो आपको कैसे ना कैसे अरेंज करके they'll go and they'll give you money, बट अगर आप जो है चाहे प्रॉफिट में, जब तो आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। फिर होती है हमारी कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी। कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी का मतलब क्या है, आपको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, मतलब चाहे प्रॉफिट है, आपको बोला हुआ है कि आपको 100 मतलब हर 100 रुपए के प्रॉफिट पे 3 रुपए मिलने हैं, तो प्रॉफिट चाहे मतलब हर 100 रुपए पे आपको 3 रुपए मिलने हैं। अच्छा नहीं ये कोई एग्जाम्पल नहीं है, कांस्टेंट का मतलब है आपका एक कांस्टेंट रेशियो डिसाइड किया हुआ है कि 3,000 रुपये मान लो
अगर इतने शेयर्स इन्वेस्ट किए तो इतने पैसे आपको मिलेंगे, तो ये फिक्स्ड है, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे वैल्यू ऊपर जाए शेयर की, चाहे वैल्यू नीचे जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद है हमारी रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी। रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है कि अगर पैसा बच गया तो आपको मिल जाएगा डिविडेंड, पैसा नहीं बचा तो पैसा आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी को समझते हैं पहले और डिटेल में। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी जो है बच्चे वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है डिविडेंड पॉलिसी एट प्रेजेंट लेवल, दूसरा है लोअर लेवल एंड तीसरा है हायर लेवल। तो अब ये क्या है, स्टेबल पॉलिसी एट प्रेजेंट लेवल। इस पॉलिसी में क्या होता है कि जो लास्ट ईयर आपको डिविडेंड मिला था, स्टेबल पॉलिसी में क्या होता है, इसमें देखो कोई डिविडेंड फिक्स नहीं होता है स्टेबल में, आपको जो है डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड स्टेडी है, प्रिडिक्टेबल है, डिविडेंड आपको मिलना है चाहे अर्निंग आपकी अप है डाउन है। तो स्टेबल पॉलिसी एट प्रेजेंट लेवल क्या होता है कि आपको जो लास्ट ईयर रेट मिला था उसी के हिसाब से आपको इस साल रेट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ज्यादा मार्केट वैल्यू अफेक्ट नहीं हो पाती इस चीज से। लोअर लेवल का क्या मतलब है कि अगर कंपनी के पास फेवरेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं तो कंपनी क्या करेगी, अभी आपको कम डिविडेंड देगी। स्टेबल मतलब डिविडेंड आपको मिलेगा बट एट अ लोअर लेवल, ठीक है। एक होता है स्टेबल पॉलिसी एट अ हायर लेवल। इसका क्या मतलब है कि आपको कंपनी को जो है अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया और उनके पास कोई ऐसी खास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, तो वो आपको क्या करेगी, डिविडेंड का रेट बढ़ा देगी। तो स्टेबल पॉलिसी एट प्रेजेंट लेवल जो पिछले साल मिला था, हायर लेवल पिछले बार से ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, लोअर लेवल पिछले बार से कम डिविडेंड मिलेगा क्योंकि कंपनी के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद हमारा क्या होता है यहाँ पे कांस्टेंट डिविडेंड। कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी में क्या होती है कि कंपनी जो है फिक्स्ड कर देती है। इसमें डिविडेंड हमारा क्या होता है, फिक्स्ड होता है, पर ईयर इतना डिविडेंड मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी ने फिक्स कर रखा है कि 10 रुपए के शेयर पे आपको 2.5 डिविडेंड मिलेगा, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। चाहे कंपनी लॉस सफर करे चाहे कंपनी प्रॉफिट सफर करे, आपको सिर्फ 10 रुपए के शेयर पे 2.5 रुपए का वो ही मिलेगा। फिर उसके बाद हमारा देखो, अब ये जो कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी है ना वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ध्यान से समझना इस चीज को, कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर, कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर। इसका क्या मतलब है कि आपको जो है एक आपने शेयर के हिसाब से आपने डिविडेंड फिक्स कर दिया कि 10 रुपए पे आपको 2.5 रुपए मिलेंगे, ठीक है। एक होता है कांस्टेंट डिविडेंड पे आउट रेशियो, कांस्टेंट डिविडेंड, इसमें पे आउट रेशियो। अब इसमें क्या होती है, क्या चीज कांस्टेंट रहती है, आपकी पे आउट रेशियो कांस्टेंट रहती है। आपको एक जो नेट अर्निंग्स है उसका एक परसेंटेज आपको फिक्स कर देते हैं। मान लो कि आपकी अर्निंग्स जो है वो 10 मान लो यहाँ पे 10 रुपए का शेयर है, तो आपके अर्निंग पर शेयर के हिसाब से आपको कितना मिलेगा, 30% मिलेगा। तो हर शेयर के ऊपर आपको कितना मिल रहा है, यहाँ पे 30% के हिसाब से यू आर गेटिंग द अमाउंट, 30 पैसे के हिसाब से आपको मिल रहा है, या फिर 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, पे आउट फिक्स्ड है। यहाँ पे ये एक अनदर फॉर्म है स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी की, यहाँ पे आपको फिक्स्ड परसेंटेज मिलती है नेट अर्निंग्स की। तो हमने देखा स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी भी 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, हायर लेवल, लोअर लेवल और इस तरीके से। और एक ये रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है, हाईली वॉलेटाइल होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भी रेजिडुअल आपके पास होता है रिमेन आफ्टर कंपनी हैज पेड, मतलब कि जो भी आपने सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर निपटा दिया, अपना वर्किंग कैपिटल खत्म कर दिया, मतलब वर्क खत्म करने का मतलब है पे ऑफ कर दिया, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो। एक मुझे एक और याद आ रहा है इसमें हमारा, इसमें एक और होता है हमारा डिविडेंड, लो रेगुलर डिविडेंड प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड पॉलिसी। लो रेगुलर डिविडेंड प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड, मतलब कि स्टार्टिंग में आपको मतलब लो डिविडेंड का जो रेट होता है वो हाईली लो होता है, ज्यादा नहीं होता, बट लेकिन अगर जैसे ही आपके ईयर ऑफ प्रॉफिट आते हैं उसमें आप एक्स्ट्रा डिविडेंड दे देते हो अपने शेयर होल्डर्स को। आप पॉलिसी ऑफ नो डिविडेंड भी फॉलो कर सकते हो कि आप कुछ भी नहीं दे रहे हो अपने शेयर होल्डर्स को। अब ये कब होता है, या तो कंपनी के पास इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने डिविडेंड दे सके, पहली चीज, या फिर कंपनी जो है अपना सारा पैसा एक्सपेंशन में लगा रहा है, तो कंपनी जो है वो नो डिविडेंड पॉलिसी भी फॉलो कर सकती है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी, रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी। एक और मैंने बताई थी लो रेगुलर डिविडेंड प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड, कि नॉर्मली लो मिलते हैं बट जब प्रॉफिट होगा तो आपको ज्यादा मिल जाएगा। पॉलिसी ऑफ नो डिविडेंड। फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड पॉलिसी भी होती है कि आपके अर्निंग्स के हिसाब से आपका जो डिविडेंड का रेट है वो क्या होता रहेगा, फ्लक्चुएट होता रहेगा, ठीक है। अब ये थे हमारे डिविडेंड पॉलिसी। अब नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे लीज फाइनेंसिंग। फॉर नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द लेक्चर प्लीज लाइक